हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए अपने क्लास 11th बायोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो है हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। हम देख रहे हैं वर्गीकरण का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम अरस्तु, थियोफ्रास्टस, कैरोलस लिनियस और एपीडी कैंडोले का वर्गीकरण हम पहले की क्लास में देख चुके हैं। नेक्स्ट आगे कुछ और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भी अपने वर्गीकरण दिए हैं। तो अगला साइंटिस्ट का वर्गीकरण देखते हैं जिनका नाम है, तो ये 5वें नंबर का वर्गीकरण चल रहा है अपना। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट अगले हैं जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो, बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन। तो देखिए बेटा, 4 कर चुके हैं, 5वां क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन को भी आप समझिए। देखिए बेटा, इन दोनों ने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम। आपको याद हो तो इससे पहले कैरोलस लिनियस के अंतर्गत भी हमने बताया था कि कैरोलस लिनियस ने भी जेनेरा प्लांटेरम नाम की बुक लिखी है। तो ध्यान से, वो अलग है और ये अलग है। तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है जेनेरा प्लांटेरम, इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, इस बुक के अंतर्गत इन्होंने, ध्यान समझना बेटा, इन्होंने बीज वाले पादपों का सबसे बड़ा और प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो इस बुक के अंतर्गत इन्होंने पादपों का सबसे बड़ा और कैसा प्राकृतिक वर्गीकरण, आपको याद हो तो इससे पहले लिनियस और थियोफ्रास्टस, इन दोनों ही वैज्ञानिकों का जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा था, कृत्रिम वर्गीकरण था। और मैंने आपको सिखाया था कृत्रिम वर्गीकरण तब बोला जाता है जब वर्गीकरण 1 या 2 लक्षणों के आधार पर किया गया हो। लेकिन यदि वर्गीकरण 1 से ज्यादा लक्षणों के आधार पर किया जाए तो उसे बोला जाता है प्राकृतिक वर्गीकरण। तो क्वेश्चन हो सकता है कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा पादपों का सबसे बड़ा और प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। तो उनका नाम आएगा बेंथम और हुकर। तो इन्होंने दिया है बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ, अब ध्यान से देखिए, बीज वाले पौधे, इधर पहले सीख लीजिए आप। आपको याद हो तो मैंने पौधों के 5 भाग करवाए। पहला थैलोफाइटा, वैसे तो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे पर मैं आपको इसको बता चुका हूं, थैलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा। तीसरा जो है उसका नाम है टेरिडोफाइटा। ये पादपों के 5 वर्ग हैं। नेक्स्ट अगला है जिम्नोस्पर्म। और लास्ट 5वां है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के अंतर्गत 2 तरह के पौधे, एक होते हैं डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री, और एक होते हैं मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री। तो आपको ये 5 भाग में पहले भी करवा चुका हूं, तो बता दूं, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं यही प्लांट होते हैं बीज वाले पादप। और बीज वाले पादपों के लिए इंग्लिश में एक शब्द लिखा जाता है स्पर्मेटोफाइटा। क्लियर। तो यहां इन्होंने बीज वाले पादप यानी कि स्पर्मेटोफाइटा का सबसे बड़ा और प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो लाइन देखिए जरा, तो इनका बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। तो पता चल गया, ये जितने 5 तरह के जो पौधे लिख रहे हैं, इन 5 तरह के पौधों में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी वो पौधे हैं जो बीज बना सकते हैं, और इन पौधों को बोला जाता है स्पर्मेटोफाइटा। नेक्स्ट आगे देखिए, देखिए बेटा, तो आपने सीखा कि बेंथम हुकर की जो बुक है उसका नाम जेनेरा प्लांटेरम। इसके अंतर्गत इन्होंने बीज वाले पादप यानी कि स्पर्मेटोफाइटा का सबसे बड़ा और प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अब फिर से सीखिए कि इनकी जो ये बुक है, इस बुक के अंतर्गत इन्होंने बीज वाले पौधों की तकरीबन 202 फैमिलीज का विस्तृत विवरण दिया है।
विस्तृत वर्णन दिया है। कितनी फैमिलीज लिख रखी है बेटा मैंने? 202 फैमिलीज, यानी कुल। आप करते हो ना पादपों में, जंतुओं में कुल के बारे में, आपने पहले चैप्टर में पढ़े हैं कौन कौन से कुल। जैसे कि आप पढ़ते हो पूरा का पूरा आपने एक वर्गी की संवर्ग पढ़ा हुआ है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। तो ये वही लिखा हुआ है मैंने कुल। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, बेंथम और कर ने जेनेरा प्लांटेरम की जो बुक अपनी लिखी है, इस बुक के अंतर्गत इन्होंने बीज वाले पौधों की तकरीबन 202 फैमिलीज का विस्तृत विवरण लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए आगे चल के, सीखिए आप। तो स्पर्मेटोफाइटा, बीज वाले पौधे, और कितने कुलों का वर्णन? 202 फैमिलीज का वर्णन इन्होंने किया है। तो यह है एक डिवीजन प्लांट का। और फिर इन्होंने क्या किया इस बुक में, स्पर्मेटोफाइटा में जो ये 202 फैमिलीज है, इनको आगे क्लासिफाई किया। तो इनको बांटा है 3 क्लास के अंदर। तो देखिए जरा, पहली क्लास जिसका नाम है डाइकोटिलीडनी, दूसरी क्लास जिम्नोस्पर्मी, और तीसरा है मोनोकोटिलीडनी। देखिए जरा बेटा, देखो डाइकोटिलीडनी यानी डाइकोट द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म बीच में आ गए, मोनोकोटिलीडनी यानी कि एक बीजपत्री। फिर देखिए डाइकोटिलीडनी के अंतर्गत इन्होंने 202 में से 165 फैमिलीज इसके अंतर्गत रख दी। नेक्स्ट तकरीबन 3 फैमिलीज इसके अंतर्गत, और 34 फैमिली इसके अंतर्गत, मोनोकोटिलीडनी के अंतर्गत। फिर इन्होंने क्या किया, डाइकोट को फिर से इन्होंने 3 सब क्लास के अंतर्गत क्लासिफाई किया। इसके अंतर्गत देखिए, पहली क्लास सब क्लास है बेटा पॉली पटेली, दूसरा गैमोपटेली, और तीसरा मोनोक्लेमाइडी। सीखिए कि इनका मतलब क्या है। पॉलीपटेली जिसको हिंदी में कहते हैं पृथक दली, नेक्स्ट इसको जो कहते हैं संयुक्त दली, और इसको कहते हैं बिना दल के या दल अनुपस्थित। ये लिख सकते हो आप, दल अनुपस्थित। अब ये चीज क्या है ये सीख लो आप। देखो बेटा, आपके इसी 11th में चैप्टर नंबर 5 आएगा जिसका नाम है पुष्पी पादपों की आकार की। तो वहां पर एक पुष्प की संरचना के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। वैसे तो 12th की क्लास में पहले चैप्टर के अंतर्गत हमने इसको पढ़ा दिया है। फिर एक बार आप यहां देखिए, जैसे कि पुष्प में, ये देखना जरूरी है आपको, ये कुछ मैंने छोटा सा एक ड्रॉ बनाया है पुष्प का, जिसमें पुष्प में नीचे की तरफ जो हरी हरी संरचनाएं होती हैं उनका नाम होता है बाह्य दल। नेक्स्ट सेकंड पर जो कलरफुल संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें पंखुड़ी बोलते हैं, उसका नाम है दल। नेक्स्ट नरजन्नांग होता है जिसका नाम है पुंकेसर, और मादा जन्नांग होता है जिसका नाम होता है स्त्री केसर। बस इसको समझाने की, ये आपके जो शब्द लिखे हुए हैं इसको समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ बनाया है। तो देखिए बेटा, देखो बेटा, जिस पौधे में, जिस पुष्प में जो बाह्यदल पाए जाते हैं, तो जैसे कि 5 हो सकते हैं, 6, 7, 8, 10 हो सकते हैं। तो या तो बाह्यदल आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, तब उसे बोला जाता है संयुक्त बाह्यदली, या फिर वो पृथक हो सकते हैं, तब उन्हें बोला जाता है पृथक बाह्यदली। ऐसे ही दल भी 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे हो सकते हैं। तो दल अगर जुड़े हुए हैं आपस में तो बोला जाता है संयुक्त दली यानी गैमोपेटली। लेकिन अगर दल एक दूसरे से पृथक हैं तो उसे बोला जाता है पृथक दली यानी कि पॉलीपटेली। लेकिन यदि किसी पुष्प में दल पाए ही नहीं जाते तब उसे बोला जाता है मोनोक्लेमाइडी। क्लियर बेटा? तो पृथक दली के अंतर्गत इन्होंने 84 फैमिलीज को रखा है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत इन्होंने 45 फैमिलीज को रखा है, 165 को ही बांट दिया है। नेक्स्ट लास्ट में 36 फैमिली को इसमें रखा गया है।
क्लियर बेटा। तो इस तरीके से बेंथम हुकर ने, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुक जाना, बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन आपको हम करवा रहे हैं। तो बताया कि इनकी जो बुक है उसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम, जिसके अंतर्गत इन्होंने बीज वाले पौधों का क्या किया, वर्गीकरण, जिसकी करीबन 202 फैमिलीज का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। इन्होंने क्या किया, बीज वाले जो पौधे हैं जो कि आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, उनको 3 क्लास में बांटा, डाइकोटिलीडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलीडनी। आप सीधा सीधा ऐसा कर सकते हो, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और आप कर सकते हो एक बीजपत्री। नेक्स्ट फिर इन्होंने क्या किया कि डाइकोटिलीडनी को फिर से 3 सब क्लासेस में बांट दिया, पॉलीपेटली, पृथक दली, जिनमें दल पृथक होते हैं, गैमोपेटली यानी कि संयुक्त दली, जिनके दल आपस में जुड़े हुए होते हैं, और लास्ट है मोनोक्लेमाइडी नाम के पुष्प, जिसके अंतर्गत दल होते ही नहीं है। साथ ही साथ इन सभी 202 फैमिलीज को इनमें अलग अलग बांट दिया। 165 आ गई डाइकोटिलीडनी में, 3 आ गई जिम्नोस्पर्म में और 34 आ गई मोनोक्लेमाइडी में, मोनोकोटिलीडनी में। फिर उसके बाद डाइकोटिलीडनी को इन्होंने 3 सब क्लास में जब बांटा तो 84 आ गई पॉलीपेटली में, 45 आ गई गैमोपेटली में और 36 फैमिली आ गई है मोनोक्लेमाइडी में। तो इस तरीके से इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि इनका सबसे बड़ा और अच्छा प्राकृतिक एक वर्गीकरण है, तो अब इतना अच्छा अगर इन्होंने वर्गीकरण दिया है तो इसके कुछ गुण होंगे, तो हो सकता है कुछ इसके क्या भी हो दोष। तो देखते हैं क्या तो इनके गुण हैं और क्या इनके दोष इस क्लासिफिकेशन के। देखिए सबसे पहले बेंथम हुकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया उसके गुण देखते हैं। पहला तो यही है कि इनका जो वर्गीकरण है वो कैसा है, प्राकृतिक वर्गीकरण, ये इनका पहला गुण है। दूसरा, इनका जो वर्गीकरण है वो पुष्पीय लक्षणों पर आधारित है, पुष्पीय लक्षणों पर आधारित, और यही लक्षण जो है, यही लक्षण इनकी सबसे अच्छी अच्छाई है। सबसे अच्छी अच्छाई है क्यों? क्योंकि पुष्पीय लक्षण कायिक लक्षणों की तुलना में, यानी कि जड़ तना पत्ती की तुलना में, कायिक लक्षणों की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। पुष्पीय लक्षणों में ज्यादा परिवर्तन नहीं आते हैं, लेकिन कायिक लक्षणों में परिवर्तन जरूर आते हैं, तो ज्यादा स्थायी हैं। तो ये हुआ इनका दूसरा गुण। नेक्स्ट तीसरा देखिए, यह सबसे सरल वर्गीकरण है, सबसे सरल वर्गीकरण है। क्यों है सबसे सरल वर्गीकरण? क्योंकि इस वर्गीकरण में पौधों का वास्तविक प्रेक्षण को ध्यान में रखा गया है, यानी कि इनका जो वर्गीकरण है वो पौधों के वास्तविक प्रेक्षण पर या वास्तविक लक्षणों पर क्या है, आधारित। तो ये हैं इनकी कुछ गुण। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो अन्य और साइंटिस्ट के द्वारा जो दिया गया क्लासिफिकेशन, जैसे कि हमने 4 क्लासिफिकेशन करवा दिए हैं। एक तो करवा दिया अरस्तु, थियोफ्रास्टर, लिनियस, नेस, इसके अलावा करवा दिया एपीडी कैंडोले, उनसे भी बहुत ज्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन किसका है, बेंथम और हुकर का। अब एक चीज और याद कर लीजिए कि देखो यह सबसे सरल वर्गीकरण है क्योंकि इसके अंतर्गत वास्तविक प्रेक्षण को ध्यान में रखा गया। इसीलिए संसार के सभी, ध्यान सुनना, संसार के सभी बॉटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम में पौधों की व्यवस्था इन्हीं के वर्गीकरण के आधार पर की जाती है, इन्हीं के वर्गीकरण के आधार पर की जाती है। तो दुनिया में जितने भी बॉटनिकल गार्डन है उसके अंतर्गत हर्बेरियम है, उन सभी के अंतर्गत पौधों की जो व्यवस्था की जाती है वो बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही की जाती है।
तो इससे शायद आपको पता चल रहा होगा कि इनका क्लासिफिकेशन कितना अच्छा है। लेकिन फिर भी इनके क्लासिफिकेशन में एक दोष है, और वो क्या है जरा उसको देखिए। देखिए जरा, तो दोष क्या है वो देखो। देखिए बेटा, इनका सबसे बड़ा जो दोष है वो ये है कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में जाति वृत्तीयता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फाइलोजेनी, को ध्यान में नहीं रखा। वैसे तो मैं एक बार आपको ये बता चुका हूं जाति वृत्तीयता क्या होता है, फिर भी सुन लीजिए। ये विकास का एक क्रम होता है, यानी कि किस पौधे की उत्पत्ति किस पौधे से हुई है, या जंतु की उत्पत्ति किस जंतु से हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थैलोफाइटा जो प्लांट्स है उनसे उत्पत्ति हुई है किसकी, ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा से उत्पत्ति हुई है कौन से पौधों की, टेरिडोफाइटा की। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा प्लांट से किन पौधों की उत्पत्ति हुई है, जिम्नोस्पर्म की। और जिम्नोस्पर्म से किन पौधों की उत्पत्ति हुई है, एंजियोस्पर्म की। और एंजियोस्पर्म में मैंने दो प्रकार करवाए, एक है डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री, और एक है मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री। तो जिम्नोस्पर्म के बाद पहले आए डाइकॉट और फिर आए हैं आपके मोनोकॉट। तो ये है विकास का एक क्रम। तो अब मैंने दोष क्या बताया कि दोष यह है कि बेंथम हुकर ने जातीय वृत्तीयता को ध्यान में नहीं रखा, यानी विकास के क्रम का ध्यान नहीं रखा। क्यों? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मैं इनका क्लासिफिकेशन करवा रहा था तो आपने देखा था कि पहले नंबर पर इन्होंने जो रखे थे वो थे डाइकोटिलीडनी, दूसरे नंबर पर थे जिम्नोस्पर्मी, और तीसरे नंबर पर जो थे वो थे मोनोकोटिलीडनी। ये तीन थे अभी कुछ देर पहले। यानी कि इन्होंने पहले द्विबीजपत्री रखे, उसके बाद जिम्नोस्पर्म रखे, और उसके बाद इन्होंने एक बीजपत्री रखे। जबकि विकास का क्रम क्या कहता है, विकास का क्रम कहता है कि पहले जिम्नोस्पर्म, चूंकि इन्होंने बीज वाले पौधों का अध्ययन किया, इनका तो इन्होंने किया नहीं है, बस मैंने ये समझाने के लिए आपको बताया है। तो पहले आए जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आए, डाइकॉट, और डाइकॉट के बाद कौन आए, मोनोकॉट। पर इन्होंने क्या कर दिया, पहले डाइकॉट रख दिया और जिम्नोस्पर्म को मोनोकॉट और डाइकॉट के क्या रख दिया, बीच में। तो ये इनका सबसे बड़ा दोष था, जो कि इन्होंने जातीय वृत्तीयता को ध्यान में नहीं रखा। तो इस तरीके से मैंने आपको करवाया आज बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आगे चल के जब मैं और वैज्ञानिकों का क्लासिफिकेशन करवाऊंगा तो और वैज्ञानिकों ने जातीय वृत्तीयता को ध्यान में रख के ही क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाया है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इतना अच्छा है कि दुनिया के जितने भी बॉटनिकल गार्डन है उन बॉटनिकल गार्डनों में पौधों की जो व्यवस्था की जाती है वो बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही की जाती है। एक चीज और पूछी जाती है कि जैसे कि एक दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है जिसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि क्यू इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड का एक शहर या एक राज्य क्यू, जो कि वहां पर एक गार्डन है जिसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। तो ये इंग्लैंड में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बेंथम हुकर का संबंध किस बॉटनिकल गार्डन से है। तो बेंथम हुकर का संबंध जिस बॉटनिकल गार्डन से है तो उसका नाम क्या है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि क्यू इंग्लैंड में स्थित है। तो इस तरीके से आपका खत्म हुआ बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। पांच क्लासिफिकेशन आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन देखिए AW आइकलर का। तो देखिए बेटा, इन वैज्ञानिक ने क्या किया है, तो इन्होंने पादप जगत का प्रथम जाति वृत्तीय वर्गीकरण दिया है। तो ये अगर क्वेश्चन आए
कि पादप जगत का प्रथम जाति वृत्तीय वर्गीकरण किसने दिया है? तो दिया है A.W. आइकलर ने, जो कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन में यही सबसे बड़ी कमी रह गई थी कि उनका जो क्लासिफिकेशन था वो जातीय वृत्तीयता के क्रम के अकॉर्डिंग नहीं था, यानी कि उसके अंतर्गत विकास के क्रम का ध्यान नहीं रखा गया था। अब सुनना कि इनका जो वर्गीकरण है वो प्रथम जातीय वर्गीकरण तो है, लेकिन यह इनके द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण है वो सबसे छोटा जाति वृत्तीय वर्गीकरण है। क्लियर बेटा? तो ये हुआ। अब इनका वर्गीकरण देखिए जरा। तो इन्होंने क्या किया, पादप जगत प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में बांटा। दो सब किंगडम कौन कौन से? देखिए बेटा, एक का नाम है क्रिप्टोगैमिया और दूसरे का नाम फेनेरोगैमिया। ये दोनों नाम के बारे में मैं पहले भी आपको एक बार सिखा चुका हूं। क्रिप्टोगैमिया के अंतर्गत वो पौधे रखे जाते हैं जिनमें पुष्प नहीं आते, जैसे कि मैं लिखूंगा, अभी एग्जांपल लिखूंगा, यानी इसके अंतर्गत वो पौधे रखे गए हैं जिनमें पुष्प नहीं आते, प्लांट्स विदाउट फ्लावर, यानी कि जिनमें पुष्प नहीं आते। अगर हिंदी की बोलूं तो इस तरह से लिख सकते हो कि इसके अंतर्गत ऐसे पौधे रखे गए हैं जिनमें जनन अंग स्पष्ट नहीं होते, यानी जो कि पुष्प में व्यवस्थित नहीं होते। बस सीधा सीधा कह सकते हो क्रिप्टोगैमिया के अंतर्गत ऐसे पौधे रखे गए हैं जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते। फेनोरोगैमिया के अंतर्गत ऐसे पौधे रखे गए हैं जिनमें वास्तविक पुष्प या फिर पुष्प जैसी संरचना पाई जाती है। फिर से इसकी लाइन देखो जरा। प्लांट्स with flower like structure या फ्लावर। ध्यान से आप देख सकते हो फेनोरोगैमिया के अंतर्गत प्लांट्स ऐसे रखे गए जिनमें फ्लावर है, या तो फ्लावर जैसी संरचना के रूप में या उनमें वास्तविक फ्लावर यानी कि पुष्प पाए जाते हैं। फिर से सीख लो बेटा, इनका जो वर्गीकरण था, इन्होंने इस प्लांट जगत को दो सब किंगडम में या दो उप जगतों में बांटा। एक का नाम है क्रिप्टोगैमिया, दूसरे का नाम है फेनोरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया के अंतर्गत ऐसे पौधे रखे गए जिनमें फ्लावर नहीं पाए जाते, और फेनोरोगैमिया के अंतर्गत ऐसे पौधे रखे गए जिनमें या तो पुष्प पाए जाते हैं या पुष्प जैसी संरचना पाई जाती है। फिर से देखिए, इन्होंने क्रिप्टोगैमिया को पुनः 3 डिविजन्स में बांट दिया। 3 डिवीजन कौन कौन से? पहला जिसका नाम है थैलोफाइटा, दूसरा जिसका नाम है ब्रायोफाइटा, और तीसरा जो है उसका नाम है टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट इसका देखिए, फेनोरोगैमिया के अंतर्गत 2 डिविजन्स बांट दिए। 2 डिवीजन कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत जो पहला है उसका नाम है जिम्नोस्पर्म, और दूसरा जो है उसका नाम है एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में तो वास्तविक फ्लावर पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्लावर लाइक संरचना पाई जाती है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जिम्नोस्पर्म में डायरेक्ट पुष्प तो नहीं होते, पर इनकी जो पत्तियां होती हैं वो जनन अवस्था के दौरान पुष्प जैसी संरचना बना लेती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। एक बार फिर से सीखो कि आइकलर ही वो पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रथम जाति वृत्तीय वर्गीकरण दिया। और आप देख भी सकते हो, जरा देखो, पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट अगले ही कौन आ रहे हैं? जिम्नोस्पर्म, और लास्ट कौन से आ रहे हैं? एंजियोस्पर्म। यानी थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। तो इन्होंने अपने पादप जगत के वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। और साथ ही साथ इन्होंने अपने वर्गीकरण में जाति वृत्तीयता को भी ध्यान में रखा है। तो इस तरीके से आपका ये भी खत्म हुआ जो क्लासिफिकेशन दिया है A.W. आइकलर ने। तो इन दोनों चीजों पर जरा ध्यान रखना बेटा कि इन्होंने प्रथम जाति वर्गीकरण दिया और जो कि सबसे छोटा जाति वृत्तीय वर्गीकरण था। नेक्स्ट अगला देखिए।
नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन देखिए, एंगलर एंड फ्रंटल का क्लासिफिकेशन। अब इसको देखिए बेटा, आपको करीबन करीबन हमने क्लासिफिकेशन देखो कौन कौन से करवा दिए। अरस्तु हो गया, थियोफ्रास्टस हो गया, कैरोलस लिनियस हो गया, इसके अलावा ईपीडी कैंडोले हो गया, इसके अलावा आज जो हमने करवाए बेंथम हुकर हो गया, इसके अलावा आइकलर हो गया, और अब सातवां क्लासिफिकेशन जो है एंगलर और फ्रंटल का। अब इसके बारे में भी सुनिए। तो इन्होंने भी पादप जगत का जाति वृत्तीय वर्गीकरण दिया, जो कि आइकलर के वर्गीकरण से बड़ा वर्गीकरण था। क्लियर बेटा? बस आइकलर से इनका क्लासिफिकेशन कैसा है, थोड़ा बड़ा। अब इनके भी क्लासिफिकेशन को देख लीजिए। तो देखो इन्होंने क्या क्या किया है। इन्होंने पादप जगत प्लांट किंगडम को उसी अकॉर्डिंग दो सब किंगडम में डिवाइड किया, दो सब किंगडम। लेकिन यहां पर इन्होंने एक आधार रखा है भ्रूण के आधार पर, यानी कि किसमें भ्रूण पाए जाते हैं और किसमें भ्रूण नहीं पाए जाते। तो उस आधार पर दो सब किंगडम कौन कौन से बनाए देखिए जरा। एक जो इन्होंने सब किंगडम बनाया है उसका नाम है थैलोफाइटा, जिनमें भ्रूण अनुपस्थित होता है, यानी इन पौधों में भ्रूण नहीं बनता। दूसरा जो किंगडम बनाया है उसका नाम है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत वो पौधे रखे गए जिनमें भ्रूण उपस्थित होता है, यानी कि इनमें भ्रूण पाया जाता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट फिर देखिए, इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को फिर से आगे चल के निषेचन के प्रकार के आधार पर, निषेचन का प्रकार के आधार पर इन्होंने इसको फिर से पुनः दो डिविजन्स में बांटा है। अब दो डिवीजन कौन कौन से जरा देखिए। पहला जो डिवीजन है उसका नाम है जूडियोगैमा, और दूसरा जो है उसका नाम है सिफोनोगैमा। जूडियोगैमा के अंतर्गत जो निषेचन है वो निषेचन जूडियोगैमी प्रकार का होता है। जूडियोगैमी निषेचन जूडियोगैमी प्रकार का, और सिफोनोगैमा में जो निषेचन है वो सिफेनोगैमी प्रकार का होता है। अब ये है क्या, ये जूडियोगैमी क्या है, सिफेनोगैमी क्या है, जरा इसको भी आप सीख लीजिए। जूडियोगैमी क्या है कि इस प्रकार के निषेचन में आप जरा देखना कि नर युग्मक जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं, और मादा युग्मक तक तैरकर पहुंचते हैं। ये मैंने लिखा है तैरकर पहुंचते हैं, यानी कि स्वयं उनमें गमन करने की क्षमता पाई जाती है और मादा युग्मक तक वो स्वयं ही पहुंचते हैं। मैंने वर्ड लिख दिया है तैरकर, तो मादा युग्मक तक स्वयं पहुंचते हैं। क्लियर? लेकिन यहां देखो जरा, सिफेनोगैमी का मतलब क्या है कि नर युग्मक जो है वो गतिशील नहीं होता, नर युग्मक अचल होता है। तो फिर मादा युग्मक तक पहुंचता कैसे है? मादा युग्मक तक पराग नलिका के माध्यम से पहुंचता है, पराग नलिका के माध्यम से, पराग नलिका के माध्यम से। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पुष्प का ड्रॉ बनाया था, तो ये तो है स्त्री केसर वाला पोर्शन, ये बाह्य दल है, ये दल है, मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूं डायग्राम को, और ये हैं आपके पुंकेसर। तो आप देखा ये पुंकेसर के अंदर बनते हैं परागकण, जो कि आते हैं किस पर? स्त्री केसर पर। और जब स्त्री केसर पर आ जाते हैं तो ये आ गए, और जब आ जाते हैं तो इनके अंदर परागकण के अंदर होते हैं नर युग्मक। वैसे ही स्त्री केसर के अंदर भी पाए जाते हैं या पाया जाता है बोल दूं, क्योंकि एक बीजांड के अंदर एक ही मादा युग्मक होता है। तो ये परागकण जो होता है वो बनाता है पराग नलिका, और पराग नलिका के माध्यम से ही दोनों जो नर युग्मक होते हैं वो इस तरीके से गमन करते हैं।
तो आपको बता रहे हैं कि एम्ब्रियोफाइटा जिनमें भ्रूण उपस्थित होता है उनमें निषेचन का प्रकार या तो होता है जूडियोगैमी प्रकार का या होता है सिफेनोगैमी प्रकार का। जूडियोगैमी में क्या है कि उसमें नर युग्मक गतिशील होते हैं, यानी कि वो तैर कर स्वयं ही पहुंचते हैं। लेकिन सिफेनोगैमी का मतलब क्या है, जिसमें नर युग्मक जो होता है वो अचल होता है, वो स्वयं गति नहीं कर सकता, पराग नलिका के माध्यम या पराग नलिका के द्वारा ही वो मादा युग्मक तक पहुंचता है। अब चीज यहां है कि इसके पास पराग नलिका नहीं है, तो ये नर युग्मक स्वयं ही गति करके या स्वयं अपने माध्यम से ही मादा युग्मक तक पहुंचता है। तो सोचो ये कहां होता होगा निषेचन, तो इस प्रकार के निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए कि जूडियोगैमी प्रकार का निषेचन पाया जाता है तो उन्हीं जीवों में होगा जो कि रहते होंगे जल में, क्योंकि जूडियोगैमी प्रकार का निषेचन जल में ही संपन्न हो सकता है। लेकिन जिन जीवों में सिफेनो, बेटा यहाँ प्लांट्स की बात चल रही है, जंतु की नहीं, तो सिफेनोगैमी प्रकार का जो निषेचन पाया जाता है उनमें नर युग्मक अचल होता है और नर युग्मक मादा युग्मक तक जो पहुंचता है वो पराग नलिका के माध्यम से पहुंचता है। नेक्स्ट फिर देखिए, अब जरा देखो कि जूडियोगैमा के अंतर्गत वो पौधे जिनमें निषेचन जो होता है वो जल में होता है, यानी कि उनके नर युग्मक गतिशील होते हैं। तो वो पौधे कौन से होते हैं, जो कि जल में उपस्थित होते हैं, जिनके नर युग्मक गतिशील होकर मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो इसके अंतर्गत दो वर्ग रखे गए, दो पौधे रखे गए, तो इसको बांटा गया दो वर्गों में। तो पहला है जिसका नाम है ब्रायोफाइटा और दूसरा जो है उसका नाम है टेरिडोफाइटा। तो बेटा ध्यान कर लेना, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो कि जल में पाए जाते हैं, जल में तो ये भी पाए जाते हैं थैलोफाइटा, लेकिन में भ्रूण है ही नहीं। हम कौन सा कर रहे हैं, जिनमें भ्रूण उपस्थित है। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में भ्रूण बनता है और इन पौधों में जो निषेचन होता है वो जूडियोगैमी प्रकार का होता है। अब एक चीज, अगर आपको एक वर्ड याद हो, किसी को है याद तो ठीक, वरना इसको हम बाद में करवाएंगे। एम्फीबिया नाम का एक शब्द पढ़ा हो आपने, एम्फीबिया यानी कि उभयचर, जैसे कि मेढक जो जल में भी पाए जाते हैं और थल में भी जीवन यापन संपन्न कर सकते हैं। तो देख सकते हो आप कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होने को स्थल ये है, लेकिन इनमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। वैसे ही मेढक में भी निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इनको आप कहना चाहो तो लाइक एम्फीबियंस भी बोल सकते हो। ये भी एक प्रकार के क्या है, उभयचर हैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट, अब इसको देखो जरा, सिफेनोगैमी में क्या बताया मैंने आपको, जिनमें नर युग्मक अचल होता है और मादा युग्मक तक वो अगर पहुंचता है पराग नलिका के माध्यम से। तो इसको जो बांटा गया है इसको भी दो वर्गों में बांटा गया है, दो नहीं, इसको तीन वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्ग कौन से, बेटा मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मैं इस साइड को मिटा रहा हूं, इधर देखना आप, मैंने दो ये करवा दिए, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा इसमें आ गए हैं। पहला हो गया थैलोफाइटा, दूसरे नंबर पर आ गया देख लो ब्रायोफाइटा, फिर आ गया टेरिडोफाइटा और आगे देखो। अब ध्यान रखना है क्योंकि इनका वर्गीकरण भी कैसा ही है, जाति वृत्ति है वर्गीकरण, जगह नहीं बची इसलिए मुझे इस साइड को मिटाना पड़ रहा है। अब उसको देखिए, तो अब क्या किया है, सिफेनोगैमी को तीन वर्गों में बांटा है। अब तीन वर्ग कौन कौन से, उनको भी देखिए। पहला है जिम्नोस्पर्मी, अब यहां से कुछ कुछ आपको बैंथम होकर के क्लासिफिकेशन जैसा लगेगा, जिम्नोस्पर्मी। दूसरा है डाइकोटिलीडनी। नेक्स्ट, तीसरा जो है उसका नाम है मोनोकोटिलीडनी। तीन हो गए। नेक्स्ट, अब देखो ये तीन बिल्कुल वैसे लग रहे होंगे जैसे कि बैंथम मुकर में थे, बस बैंथम मुकर ने इन्होंने क्या किया था, डाइकोटी को आगे ले लिया था, जिम्नोस्पर्म को बीच में ले लिया था, क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन जाति वृत्ति है नहीं था। लेकिन इनका है, देखो थैलोफाइटा आया था, अभी दो मिटा दिए मैंने, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट तीस, इसके आगे देखो जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद ये दोनों एंजियोस्पर्म में ही तो आते हैं, और एंजियोस्पर्म पहले डाइकोट और दूसरा मोनोकोट। तो यानी इनका भी वर्गीकरण कैसा ही है, जाति वृत्ति है वर्गीकरण। उसके बाद इन्होंने इसी डाइकोट को पुनः दो और अलग समूह में बांट दिया, और उसका नाम क्या है जरा देख लो। एक है जिसका नाम है आर्किक्लेमाइडी और दूसरा जो है उसका नाम है मेटाक्लेमाइडी। ये सिर्फ केवल डाइकोट को बांटा है। आर्किक्लेमाइडी के अंतर्गत दो तरह के पौधे रख दिए, पॉलीपेटेली और दूसरा है मोनोक्लेमाइडी। वैसे ही
मेटा क्लेमाइडी के अंतर्गत जो पौधे रख दिए वो रख दिए आपके गैमोपेटैली। आप भूल नहीं गए हो तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। डाइकोट के अंदर आपने देखा था पॉलीपेटैली, मोनोक्लेमाइडी और गैमोपेटैली। पॉलीपेटैली का मतलब मैंने पीछे लिखा था हिंदी में पृथक दली, यानी कि जिनके दल पृथक होते हैं। मोनोक्लेमाइडी जिनमें दल ही अनुपस्थित होते हैं, एदली। और गैमोपेटैली जिनमें जो दल होते हैं वो संयुक्त होते हैं, तो इसका है संयुक्त दली। तो कहने का मीनिंग यह है कि इन साइंटिस्ट ने, एंगलर प्रेंटल ने थोड़ा बहुत बेंथम होकर के क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड कर लिया है। और डाइकोटिलिडनी को पहला है आर्किक्लेमाइडी और दूसरा है मोनोक्लेमाइडी मेटाक्लेमाइडी के अंतर्गत वर्गीकृत किया। और साथ ही साथ आर्किक्लेमाइडी में 2 पॉलीपेटैली और मोनोक्लेमाइडी को रखा और मेटाक्लेमाइडी के अंतर्गत गैमोपेटैली को रखा। आप फिर से ऐसा याद कर सकते हो कि आर्किक्लेमाइडी के अंतर्गत कौन कौन से पृथक दली और एदली वाले पौधे और मेटाक्लेमाइडी के अंतर्गत संयुक्त दली वाले पौधे रखे। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन दिया एंगलर और प्रेंटल ने। एक बार चाहो तो रिवीजन कर सकते हो कैसे कैसे। इनका वर्गीकरण जाति वृत्ति है। प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में बांटा, किसके आधार पर? ब्रूड के आधार पर। पहला है थैलोफाइटा जिसमें ब्रूड नहीं पाया। दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा जिसमें ब्रूड उपस्थित होता है। फिर इसको निषेचन के आधार पर 2 भाग बांटे थे। पहला था जूडियोगैमी और दूसरा था सिफेनोगैमी। जूडियोगैमी जिसमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, नर युग्मक स्वयं ही गतिशील होता है और मादा युग्मक तक पहुंचता है। उसके अंतर्गत थे 2 ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो पहला आया थैलोफाइटा, दूसरे पर आया फिर नीचे ब्रायोफाइटा, तीसरा आया टेरिडोफाइटा। फिर आपने किया सिफेनोगैमी। सिफेनोगैमी में नर युग्मक अचल होता है, गतिशील नहीं होता। मादा युग्मक तक पहुंचना है तो परागनलिका इसमें मदद करती है। इसके अंतर्गत देख लो तीनों आ गए, जिम्नोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी। तो उस हिसाब से थैलोफाइटा, फिर अगला आया ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और फिर देख लो जिम्नोस्पर्म, उसके बाद डाइकोट और उसके बाद मोनोकोट। यानी इन्होंने भी जाति वृत्तता को क्या रखा है, ध्यान में रखा है। अब यहां से आपने एक नई चीज सीखी है और वो है ये। और इससे जस्ट पहले बेंथम ओकर में आपने एक शब्द सीखा था जिसका नाम था स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या है? बीज वाले पौधे। तो कौन से वो बीज वाले पौधे? कौन से हैं वो बीज वाले पौधे? तो बीज वाले पौधे थे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अब तुमसे पूछ लिया जाए कि भैया पांचों पौधे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कौन से वो पौधे जो भ्रूण बना सकते हैं? तो भ्रूण बना सकते हैं, भ्रूण उपस्थित। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा मैंने मिटा दिए हैं तो वो भ्रूण बना सकते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी भ्रूण बना सकते हैं। तो बीज वाले पौधे केवल जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जबकि भ्रूण बनाने वाले जो पौधे हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी खत्म हुआ, एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन। अभी भी कुछ वैज्ञानिक और हैं जिनके क्लासिफिकेशन करना बाकी है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही आपके लिए काफी है। थैंक यू।